तो चलिए केसरिया कंपटीशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम आ गए हैं आपके टेस्ट सीरीज को लेके, जो ग्रुप डी में हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है। ग्रुप डी को लेके तैयारी चरमोत्कर्ष पर है और आशा है कि आपका तैयारी बिल्कुल सही दिशा में और चरमोत्कर्ष पर होगा, क्योंकि डेट अब स्पेसिफाई हो गया है, नोटिफाई हो गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि 17 तारीख से ही ग्रुप डी का एग्ज़ाम लिया जाएगा। कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, कई फेजेज़ में लिया जाएगा क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा है। तो अभी तक वेस्टर्न रेलवे, साउथ रेलवे और ईस्ट सेंट्रल रेलवे, तीन जोनों ने अपना नोटिफिकेशन आरआरबी ऑफिशियल मुंबई के ऑफिस पर दिया गया है, ऑफिशियल नोटिस पर दिया गया है कि 3 जोन का पहले लिया जाएगा एग्ज़ाम। और इसके अंतर्गत तीनों जोन जो आता है हमारा, वो साउथ रेलवे का आता है, साउथ रेलवे का दिया हुआ है, वेस्टर्न रेलवे का दिया हुआ है और ईस्ट सेंट्रल रेलवे का दिया हुआ है। 10 तारीख से आपका सिटी इन्फॉर्मेशन के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो चलिए हम इसी के साथ आशा करते हैं कि आपका तैयारी बिल्कुल चरमोत्कर्ष पर होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे कई फेजेज़ में आपका एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम को क्लियर किया जाएगा और कोई लेट लतीफ़ा इसमें नहीं होगा। लगातार फेजेज़ अब शुरू होंगे, क्योंकि पहला फेज़ जो है वो 17 से लेकर 25 अगस्त तक पहला फेज़ है और उसके बाद अभी सेकेंड फेज़ का इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। वो जब एग्ज़ाम हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर ही या 1-2 दिन पहले ही नोटिफाई कर दिया जाएगा कि फेजेज़ कब से सेकेंड फेजेज़ शुरू होना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आज का पहला सेट साइंस का देखते हैं ग्रुप डी को लेके। काफ़ी लाजवाब हम सेट आपको दे रहे हैं और यह सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सारा क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। एक कार है, आरंभ में विराम से नियत त्वरण के साथ एक सरल रेखा के अनुदिश 4 सेकंड में 20 मीटर की गति कर जाती है, यानी कि 20 मीटर की दूरी तय कर जाती है। तो कार का त्वरण क्या हो जाएगा? देखेंगे सबसे पहले इसमें हम लोग का दिया हुआ क्या है। सबसे पहले हम लोग का इसमें दिया हुआ क्या है, तो हम लोग का सबसे पहले इसमें दिया हुआ है टाइम, t बराबर दिया हुआ है 4 सेकेंड, क्लियर है। उसके बाद हम लोग का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, s बराबर दिया हुआ है 20 मीटर दिया हुआ है। फॉर्मूला हम गति का नियम लगाएंगे, s बराबर लिखेंगे ut प्लस हाफ at², क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट s होता है और 20 दिया हुआ है बराबर u, प्रारंभिक वेग होता है, प्रारंभिक वेग हम लोग का 0 है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और t हम लोग का दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 4 लिख सकते हैं, 4। हम यहाँ पे 0 और गुने 4, क्योंकि कोई भी ऐसे भी प्रारंभिक वेग दिया हुआ नहीं है तो शुरू से ही होता है, तो 0 से शुरू होता है। तो 4 टाइम दिया हुआ है प्लस हाफ a का मान हमें निकालना है, एक्सेलरेशन का, t का मान दिया हुआ है, तो at हाफ at² यानी 4 गुने 4 दिया हुआ है। इसका मान देखिए, इसका मान तो 0 हो जाएगा, 0 में किसी भी अंक का गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 दूना 4। a बराबर हम लिख सकते हैं, a बराबर 20/4 दूना 8 बराबर 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन आ गया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातु के अंतर्गत शामिल किया जाता है? अब देखेंगे पीरियोडिक टेबल की ओर ध्यान देंगे, तो पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल, थोड़ा निकाल लेते हैं। पीरियोडिक टेबल ये आपका रहा। पीरियोडिक टेबल में कह रहा है कि कौन इसमें से क्षार मृदा धातु के अंतर्गत शामिल होता है। ग्रुप 2 के समूह जो होते हैं, ग्रुप 2 जो लंबवत खड़ा हुआ, ये देख रहे हैं आप, ये आप देख रहे हैं लंबवत खड़ा हुआ, ये सारा, ये सब ग्रुप के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जबकि इस रूप से, क्षैतिज रूप से जो पंक्तियां होता है उसे हम लोग कहते हैं आवर्त, पीरियड उसे कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है, जबकि इसे ग्रुप कहा जाता है, खड़ा लंबवत को, क्लियर। तो दूसरे ग्रुप के जितने समूह होते हैं, दूसरे ग्रुप के जितने समूह होते हैं, ये सब जितने समूह इस ग्रुप के देख रहे हैं, दूसरा ग्रुप के, इसमें सभी जितना भी तत्व शामिल है वो क्षार मृदा धातु के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इसमें देख लेंगे हमारा बेरियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, कैल्शियम है, उसके बाद और भी आगे दिया हुआ है, जितना भी दिया हुआ है वह सभी इसमें से
कौन है जो मृदा तत्व के अंतर्गत शामिल नहीं होता है? तो पोटेशियम हमारा के देख लीजिए, पोटेशियम जो है वह शामिल नहीं किया जाता है। पोटेशियम का इंडिकेशन हम लोग पी जानते हैं, पोटेशियम को हम लोग पी से इंडिकेट, के से इंडिकेट करते हैं पोटेशियम को, तथा पोटेशियम का लैटिन भाषा में इसका नाम होता है कैलियम। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी देता है, पोटेशियम का लैटिन भाषा में जो होता है, लैटिन नाम जो होता है वो कैलियम होता है। तो पोटेशियम इस क्षार मृदा तत्व के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि ग्रुप ए के जितने भी तत्व को आप देख रहे हैं तो क्षार धातु के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर है? सभी क्षार तत्व के अंतर्गत शामिल किया जाता है। कैल्शियम है, बेरियम है, इसके अलावा रेडियम है, सभी क्षार धातु के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। क्लियर है? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ें। पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होता है? तो देखेंगे, पहले समझेंगे कि भार क्या होता है। कोई भी वस्तु का, उसका अंदर में मौजूद कोई भी भार, किसी भी वस्तु का भार जो होता है, जब दो पिंड आपस में एक दूसरे के नज़दीक आता है तो एक प्रकार का फोर्स लगाता है और वह फोर्स उसमें मौजूद भार के बराबर होता है। तो कहेंगे पृथ्वी से भूमध्य रेखा पर किसी पिंड को अगर ले जाएंगे तो ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा? तो जी पर निर्भर करता है। यह भार जो होता है, किसी भी वस्तु का भार जो होता है वह जी पर निर्भर करता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर निर्भर करता है, जी पर निर्भर करता है। जी का मान जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ भार भी ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो हम समझेंगे जी के मान में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो जी के मान में परिवर्तन को हम लोग देखेंगे तो पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान घट जाता है। पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर, ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, पहला बात। दूसरा बात, विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है। क्लियर है? तीसरी बात, ध्रुवों पर जी का मान, ध्रुवों पर विषुवत ध्रुव पर क्या होता है? ध्रुव पर जी का मान सर्वाधिक होता है। ध्रुव पर सर्वाधिक, जी नहीं लिखे हैं, समझ जाइएगा, सर्वाधिक होता है। अगर पृथ्वी का घूर्णन गति अगर यदि जो बढ़ा दिया जाए, पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान घटता है, जी का मान घटता है। ठीक इसी प्रकार से घूर्णन गति को घटा देंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा? जी का मान बढ़ जाता है। तो कई परिस्थिति हमने देखा कि ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घट जाता है। विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है, लेकिन ध्रुवों पर, दोनों ध्रुव पर जी का मान सर्वाधिक होता है। घूर्णन गति बढ़ा दिया जाए तो जी का मान घट जाता है। क्लियर है? और घूर्णन गति कम कर दिया जाएगा तो जी का मान अधिक हो जाएगा। अब ऑप्शन मिला लेते हैं कि भूमध्य रेखा पर किसी पिंड का भार है तो भार की तुलना में ध्रुव पर किसी भी वस्तु का भार क्या हो जाएगा? तो भार अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, भार अधिक हो जाएगा, क्योंकि जी का मान वहाँ पर क्या होता है? अधिक होता है। जी का मान अधिक होगा तो भार भी अधिक होता है। कौन सा जीव अंडा देता है और प्रत्यक्षता बच्चा पैदा नहीं करता है? कह रहा है कि मैमेलिया क्लास, सभी इसमें मैमेलिया क्लास का जीव दिया हुआ है। क्लियर है? तो मैमेलिया क्लास जो होता है, मैमेलिया क्लास में इसे 3 वर्ग में बांट दिया गया है। इसे 3 वर्ग में बांट दिया गया है। प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया। क्लियर है? प्रोटोथेरिया वो ऐसे जीव होते हैं, वो ऐसे स्तनधारी होते हैं तो जो बच्चा पैदा न करके अंडा देता है। ऐसा स्तनधारी
ऐसा स्तनधारी जो बच्चा पैदा न करके अंडा देता है। क्लियर है। अब इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में इसका हो जाएगा एकिडीना, एकिडीना डक बिल्ड प्लेटिपस, डक बिल्ड प्लेटिपस। एकिडीना और डक बिल्ड प्लेटिपस जो होता है वो बच्चा पैदा नहीं करता है और यह स्तनधारी होता है लेकिन अंडा पैदा करता है, ऐसा स्तनधारी होता है। और डक बिल्ड प्लेटिपस के बारे में एक चीज़ और लिखेंगे कि दुनिया का सबसे विषैला स्तनधारी होता है, विश्व का सबसे विषैला स्तनधारी होता है। क्लियर है। मेटाथेरिया के अंतर्गत वो ऐसे जीव को शामिल करेंगे जो परिपक्व बच्चा ना देता है, जो परिपक्व बच्चा ना देता हो। तो क्या अपरिपक्व बच्चा पैदा करता हो। इसका एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख लेंगे, कंगारू। कंगारू एक अपरिपक्व बच्चा पैदा करता है क्योंकि जब कंगारू का बच्चा जन्म लेता है तो कंगारू में एक बेबी बॉक्स पाया जाता है, बेबी बॉक्स पाया जाता है, बेबी बॉक्स पाया जाता है। इस बेबी बॉक्स में ही कंगारू का बच्चा जो होता है वो सुरक्षित रहता है और जब परिपक्व हो जाता है बच्चा तो इस बेबी बॉक्स से वह बच्चा बाहर निकल जाता है। तो अपरिपक्व बच्चा पैदा करता है वह होता है मेटाथेरिया। यूथेरिया के अंतर्गत पूरी तरीका से विकसित बच्चा, विकसित बच्चा पैदा करने वाला स्तनी होता है। क्लियर। इसमें सभी आ जाएगा, गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, ये सभी आ जाएगा। तो इसमें से अंडा देता है वह एकिडीना और एक होता है डक बिल्ड प्लेटिपस। क्लियर है। बढ़े आगे। आगे है 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। क्लियर। स्टूडेंट्स ये सारा क्वेश्चन जितना भी हम दे रहे हैं सब चुना हुआ क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन है और आने की संभावना ग्रुप डी में 100% रहता है। और ग्रुप डी में ही नहीं, रेलवे में ही नहीं, हर एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आते रहता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा, एक से एक क्वेश्चन छाटा हुआ है। देखेंगे कि 1/2 m का मान दिया हुआ है 15 किलोग्राम, अब v² दिया हुआ है 6 × 6 स्क्वायर का मतलब। क्लियर है। इसको इससे काट दीजिएगा, 3 दूना 6 और 6 तिया 18, 15 जब गुना करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, 9 तिया 27। चूँकि एनर्जी है, जूल है, तो इसको जूल में व्यक्त करेंगे, एनर्जी को जूल में व्यक्त किया जाता है। बढ़े आगे। आगे रीढ़ की हड्डी वाले वर्टिब्रेट प्रजाति के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, रीढ़ वाले कौन कौन से इसमें आते हैं। तो रीढ़ के अंतर्गत शामिल किया जाता है कॉर्डेटा को। कॉर्डेटा संघ जो होता है, कॉर्डेटा फाइलम जो होता है, ये जो आप देख रहे हैं कॉर्डेटा फाइलम, फाइलम जो होता है इसकी एक विशेषता होती है कि इसमें रीढ़ का हड्डी निश्चित तौर पर पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड निश्चित तौर पर उपस्थित होता है। क्लोम छिद्र अवश्य होता है, क्लोम छिद्र जिसको रोया कहा जाता है, रोया हम लोग का भी क्लोम छिद्र है, तो क्लोम छिद्र निश्चित तौर पर पाया जाता है, ऐसा वर्टिब्रेट होता है। नालदार तंत्रिका रज्जु, नालदार तंत्रिका सब विशेषता है ये सब कॉर्डेटा फाइलम का। चौथा है कि अब इस कॉर्डेटा फाइलम को कई वर्ग में बांट दिया गया है। चौथा में एक और लिख लेंगे कि इसमें बैकबोन, BAC के बैक बोन, रीढ़ की हड्डी जिसे कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी निश्चित तौर पर पाया जाएगा। यह कॉर्डेटा जो होता है ना, कॉर्डेटा जो होता है यह कई
संघ में बटा हुआ होता है, सॉरी कई वर्ग में बटा हुआ होता है, जिसमें से पीसेस वर्ग आ जाता है, आपका एविस क्लास आ जाता है, आपका एम्फीबियंस और रेप्टिलिया, मैमेलिया, इस सभी को कॉर्डेटा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये सभी क्लास होते हैं, पीसेस क्लास होता है, एविस होता है, एम्फीबियंस होता है, रेप्टिलिया होता है और मैमेलिया को कॉर्डेटा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर है? तो वर्टिब्रेट वाला कॉर्डेटा हो जाएगा। आगे बढ़े, थोड़ा सा आर्थ्रोपोडा के बारे में भी समझ लेंगे। आर्थ्रोपोडा जो होता है ना, वो कीट, जितना भी कीट होगा, कीट वर्ग जितना भी होगा, इंसेक्ट्स क्लास में जितना भी आएगा, कीट वर्ग के अंतर्गत जितना भी शामिल किया जाएगा, वह सभी को आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अब इसका विशेषता ये होता है कि इसमें 3 जोड़ी पैर होता है, 3 जोड़ी पैर होता है, 2 जोड़ी पंख होता है, 1 जोड़ी एंटीना होता है, 1 जोड़ी एंटीना होता है, सर पर उसका एंटीना होता है। चलें आगे। एनिलिडा के अंतर्गत वैसे जीव को शामिल किया जाता है जो कह सकते हैं रेंगने वाला होता है, केंचुआ। हालांकि रेप्टिलिया नहीं रखेंगे, याद रखने के लिए केवल कह रहे हैं जो रेंगने टाइप का होगा। रेप्टिलिया में कॉर्डेटा में आ जाएगा रेप्टिलिया। तो एनिलिडा को याद रखने के लिए कहेंगे कि जितना भी रेंगने टाइप का जीव होता है, जैसे कि केचुआ, इसके अलावा जोंक, नेरिस, इसके अलावा समुद्री चूहा। क्लियर है? निडेरिया के अंतर्गत शामिल किया जाता है जेली मछली को, जेली फिश। क्लियर? बढ़े आगे। चलिए, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इस कोशिका के अध्ययन के लिए साइटोलॉजी जो है, उसमें कोशिकाओं का अध्ययन और कोशिका का सबसे पहली बार खोज 1665 ईस्वी में कॉर्क कैम्बियम से 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक विद्वान ने किया था और इन्होंने ही सबसे पहले कोशिका शब्द को दिया था। कोशिका शब्द का भी प्रतिपादन इन्होंने ही किया था। लेकिन जिस कोशिका की इन्होंने खोज की थी ना, रॉबर्ट हुक, वो एक मृत कोशिका था। वो एक कैसा कोशिका था? मृत कोशिका था। कहेंगे कि जीवित कोशिका की खोज, किसके द्वारा किया गया था? तो ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने जीवाणु की भी खोज किया था। ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज किया था। क्लियर है? जीवित कोशिका की खोज किया। बढ़े आगे, तो आपका साइटोलॉजी हो जाएगा कोशिका का अध्ययन। आगे, भारत में कृष्ण क्रांति का संबंध किससे होता है? तो कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ से होता है कृष्ण क्रांति का संबंध। आगे बढ़ते, प्लूटो की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में किया गया था, क्लाइड टॉम्बो के द्वारा किया गया था। प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में क्लाइड टॉम्बो के द्वारा किया गया था। ये क्लाइड टॉम्बो USA के अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। 13 सितंबर 2000 देखेंगे प्लूटो के संबंध में थोड़ा सा। 13 सितंबर 2006 को वाशिंगटन डीसी में वाशिंगटन डीसी में एक अंतर्राष्ट्रीय खगोल सम्मेलन का आयोजन किया था।
सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्लियर, आयोजन किया गया। लेकिन इसमें यह निर्णय लिया गया ना कि यह प्लूटो जो है वह बौना ग्रह है। प्लूटो क्या है? बौना ग्रह, यानी ग्रह जो है उसके किसी भी नियम को यह फॉलो नहीं करता और सबसे छोटा और सबसे दूर है। ये क्या है? बौना है, सबसे बौना है, ड्वार्फ है। तो जिस कारण से यह ग्रहों के किसी भी नियम को फॉलो नहीं करता है, जिसके कारण से इस प्लूटो ग्रह को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। ग्रह की श्रेणी से निकाला गया। कब? 13 सितंबर 2006 को वाशिंगटन डीसी के सम्मेलन में निकाल दिया गया इसको, और इसे बौना ग्रह की संज्ञा दे दिया गया। क्लियर। तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? ग्रहों की संख्या अभी वर्तमान में 8 है। पहले प्लूटो को भी मिला दिया जाता तो ग्रहों की संख्या पहले थी 9। पहले 9 ग्रहों की संख्या थी, लेकिन इसको अब बौना ग्रह के रूप में शामिल किया गया है और अब ग्रहों की संख्या 8 हो गई है। क्लियर है? आगे बढ़े। दूरी का सूत्र क्या होता है? तो दूरी का सूत्र जानने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। तो हम लोग समय बराबर लिख लेंगे कि दूरी बराबर लिख लेंगे समय अगुने चाल बराबर हो जाएगा क्या? दूरी, यानी समय अगुने चाल। ऑप्शन नंबर ए। आगे हम दूध को विशिष्ट गुरुत्व किसके द्वारा मापते हैं? दूध का विशिष्ट गुरुत्व अगर यदि जो मापना है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि विशिष्ट गुरुत्व है तो हाइड्रोमीटर। विशिष्ट गुरुत्व है, इसका मतलब है कि इसका प्रयोग हम लोग हाइड्रोमीटर का प्रयोग करेंगे, जिसको घनत्व कहा जाता है। दूध के घनत्व, कहीं कहीं विशिष्ट गुरुत्व ना देके यहाँ पर घनत्व दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर डेंसिटी दिया हुआ रहेगा। क्लियर। तो घनत्व मापने के लिए या विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आर्द्रता को अगर मापना है, आर्द्रता को मापने के लिए आर्द्रता मापी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी हाइग्रोमीटर, हिंदी में इसी को कहा जाता है आर्द्रता मापी, हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया था। ओडोमीटर जो होता है ना, ओडोमीटर वह होता है कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए हम लोग ओडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। विस्कोमीटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं श्यानता का मापन करने के लिए प्रयोग करते हैं। हिंदी इसका होता है श्यानता मापी। क्लियर है? बढ़े आगे। देखेंगे प्रक्षेप्य के साथ को उसका क्या कहा जाता है? तो उसका प्रक्षेप्य पथ कहा जाता है। आगे है कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कमानी युक्त तुला जो होता है वह हुक के नियम पर आधारित होता है। रॉबर्ट हुक, यह नियम दिया रॉबर्ट हुक नामक विद्वान ने सन 1674 ईस्वी में नियम दिया, हुक के नियम, जिसे हुक का नियम कहा जाता है। यह था क्या? तो यह प्रत्यास्थता के नियम से संबंधित है। हुक का नियम जो है वह प्रत्यास्थता से संबंधित है। अब कहेंगे प्रत्यास्थता क्या है? जब कोई भी वस्तु पर कोई भी पदार्थ पर हम बाहरी फोर्स लगाते हैं, पदार्थ पर बाहरी बल लगाते हैं, तो उस पदार्थ में कुछ विकृति, क्लियर है? विकृति यानी कुछ परिवर्तन होगा, उसके आकार में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, तो विकृति उत्पन्न होगी। कुछ विकृति उत्पन्न होती है और यह जो विकृति उत्पन्न होती है, यह विकृति जो होता है वह प्रतिबल के बराबर होता है। यानी जो बाहरी फोर्स लगा रहे हैं, यह विकृति प्रतिबल के समानुपाती होता है। बात क्लियर है? समझ गए? जैसे ये पेन है,
ये पेन पर हम जितना दबाव लगाएंगे कस के, वह पेन उतना ही विकृति उत्पन्न हो जाएगा जितना फोर्स इस पर हम डालेंगे। तो हम कहेंगे कि प्रति बल के बराबर किसी वस्तु में विकृति उत्पन्न हो जाए बाहरी फोर्स लगाने पर, उसे ही प्रत्यास्थता का नियम कहा जाता है। इसे हुक का नियम भी कहा जाता है। कमानी तुला जो होता है इसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये देख लीजिए कमानीदार तुला है। अब जितना बल नीचे लगाइएगा, जितना फोर्स नीचे लगाइएगा, वजन जितना दीजिएगा, यह उतना ही ऊपर की ओर इसका ग्राफ दर्शाएगा। क्लियर है? क्रायोजेनिक्स क्या होता है? तो क्रायोजेनिक्स जो होता है वह निम्न तापिकी इसको कहा जाता है। क्रायोजेनिक्स को हम लोग निम्न तापिकी हिंदी में कहा जाता है। क्रायोजेनिक्स एक ग्रीक भाषा का शब्द होता है। कौन भाषा? ग्रीक भाषा का शब्द होता है। ग्रीक भाषा का एक शब्द है जो क्रायोस से बना है, जिसका मतलब होता है निम्न तापिकी। क्लियर है? समान शीतलता के लिए, बर्फ के समान शीतलता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे इसमें जो होता है, यह क्रायोजेनिक्स में जो होता है, थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। क्रायोजेनिक्स जो होता है वो 0 डिग्री सी से लेकर -150 डिग्री सी तक का तापमान उपयोग होता है इसमें। क्लियर है? उपयोग इसमें होता है। अब इसी क्रायोजेनिक्स में अगर यदि जो देख लेंगे, इसी क्रायोजेनिक्स में देख लेंगे तो होता क्या है कि इसमें हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन को -250 डिग्री सी पर ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। क्लियर है? और इसी क्रायोजेनिक्स में हम ऑक्सीजन को -183 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ऑक्सीकारक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बात क्लियर है? अगर देखा जाए तो दोनों प्रणोदकों को तरल अवस्था में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को तरल अवस्था में प्रयोग किया जाता है। किसमें? क्रायोजेनिक्स में तरल अवस्था में प्रयोग किया जाता है। इस क्रायोजेनिक्स का सबसे पहला प्रयोग अगर कोई किया था तो अमेरिका के द्वारा किया गया था। जबकि भारत में इसका पहला प्रयोग जो हुआ वह 2006 में किया गया था। क्लियर है? बढ़े आगे। देखिए क्रायोजेनिक्स इंजन, भारत के द्वारा स्वनिर्मित क्रायोजेनिक्स इंजन। आगे है प्रकाशित ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? तो ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस ऑप्टिकल फाइबर की खोज 1952 ईस्वी में नरिंदर कपानी के द्वारा इसकी खोज किया गया था। बात क्लियर है? बढ़े आगे। ये देखिए ऑप्टिकल फाइबर है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सिग्नल को भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे स्थान पर जहां मुड़कर सिग्नल जाता है वहां पर भेजने के लिए सीधा प्रकाश को भेजा जाता है। क्लियर है? एक्टिनाइड के परमाणविक संख्या कितनी होती है? अब एक्टिनाइड पीरियोडिक टेबल पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक्टिनाइड ग्रुप, ये देख रहे हैं, ये एक्टिनाइड ग्रुप, ये ब्लॉक एफ के तत्व जो होते हैं वह 89 से लेकर, परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 के बीच परमाणु संख्या कुल 15 तत्वों को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत ध्यान रखेंगे, एक्टिनाइड के अंतर्गत कुल 15 तत्व को शामिल किया जाता है। लेकिन अगर आपसे ब्लॉक पूछेगा कि किस ब्लॉक में एक्टिनाइड है तो कहेंगे एफ ब्लॉक का तत्व है जो एंटीनाइड के अंतर्गत शामिल किया जाता है। बात क्लियर है? बढ़े आगे। आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए, कुल 15 तत्व ध्यान रखिएगा, ब्लॉक एफ है। आगे है वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कंप्यूटर में इस्तेमाल किस पीढ़ी में किया गया था? तो देखेंगे
कि कंप्यूटर में जीन डलगोफ के द्वारा सबसे पहली बार वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था। कब किया गया? 1960 ईस्वी में किया गया था। देखिए ये अपने वैक्यूम ट्यूब के साथ है, जीन डलगोफ 1960 ईस्वी में। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर माउस का आविष्कार डगलस एंजेलबर्ट के द्वारा किया गया था। कंप्यूटर माउस का आविष्कार, देखिए कंप्यूटर माउस का पहला आविष्कार डगलस एंजेलबर्ट है, पहला आविष्कार किया गया था, लकड़ी का बनाया गया था कंप्यूटर माउस। तत्व का कौन सा लवण अग्नि कीड़ा को रंग प्रदान करता है? अब देखेंगे तत्व में, कहने का मतलब अग्नि कीड़ा का मतलब क्या हुआ? पटाखा, पटाखा, अग्नि कीड़ा का मतलब पटाखा। अग्नि कीड़ा का मतलब समझेंगे कि पटाखा की बात कर रहा है। और पटाखा जो होता है ना, इसमें स्ट्रोंशियम जो होता है, स्ट्रोंशियम लाल रंग के लिए, बेरियम हरा रंग के लिए, जबकि सफ़ेद के लिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पीला के लिए सोडियम का इस्तेमाल किया था। ध्यान रखिएगा, स्ट्रोंशियम लाल रंग के लिए, बेरियम हरा रंग के लिए, सफ़ेद के लिए मैग्नीशियम और पीला के लिए सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है पटाखा में। आगे बढ़े। साबुन उद्योग से मिलने वाला उपोत्पाद क्या होता है? तो ग्लिसरॉल एवं फैटी एसिड्स का बना होता है। ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड का बना हुआ होता है। आगे बढ़े। इथेन गैस का स्वाद कैसा होता है? थोड़ा सा मीठा होता है इथेन गैस का स्वाद, C2H6 होता है इथेन गैस, इसका स्वाद थोड़ा सा मीठा होता है। रसायन शास्त्र में साबुन किसका लवण होता है? अब देखेंगे इसमें साबुन किसका लवण पूछ दिया है, तो वसीय अम्ल जो होता है ना, वसीय अम्ल, वसीय अम्ल, क्लियर। इस वसीय अम्ल में ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। यह साबुन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखेंगे साबुन दो प्रकार का होता है, यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। साबुन दो प्रकार का होता है, एक नहाने वाला और दूसरा कपड़ा धोने वाला। कपड़ा धोने वाला, कपड़ा धोने वाला को क्या कहा जाता है? हार्ड सॉप, हार्ड सॉप, जबकि नहाने वाला को सॉफ्ट सॉप कहा जाता है। सॉफ्ट सॉप रहेगा तब ना गाल उल पर लगेगा जरा चिकना से। तो नहाने वाला में हम लोग KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जबकि धोने वाला में हम लोग NaOH का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? बढ़े आगे। 6 ओम का 3 प्रतिरोध लगाया गया समानांतर क्रम में। तो समानांतर क्रम का फॉर्मूला जानते ही होंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 के रूप में लिखा जाता है। तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/3 प्रतिरोध लगाया गया। 6 1 प्लस 1 प्लस 1 के रूप में, इसका मतलब 3/6 कट गया बराबर 1/R के रूप में, सॉरी R के रूप में लिखा जाएगा। 3 दूना यानी R का मान कितना आ जाएगा? समतुल्य प्रतिरोध 2 ओम के बराबर हो जाएगा। आपका आंसर नंबर C। चलिए आगे देखते हैं। इन्फ्लुएंजा रोग किसके द्वारा हो जाता है? तो इन्फ्लुएंजा विषाणु के द्वारा होने वाला एक रोग होता है। दरअसल विषाणु के द्वारा होने वाला रोग में याद रखेंगे एडेपोइचे छोग खटरा हिम हरे। क्लियर है? ए से एड्स, डे से डेंगू, ओ से पोलियो, ई से इन्फ्लुएंजा जो आपको दिया हुआ है इन्फ्लुएंजा, चे से चेचक, छो से छोटी माता स्मॉल पॉक्स, गा से गलसुआ, खा से खसरा, ट्रा से ट्रैकोमा, ही से हिपेटाइटिस बी, या इसी को
पीलिया भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। हेपेटाइटिस बी को ही पीलिया कहा जाता है। माँ से याद रखेंगे मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस। हा से हर्पिस और रे से रेबीज नामक रोग हो जाता है जो विषाणु के द्वारा होता है। क्लियर है? आगे बढ़े। कोई कार है एक समान रूप से त्वरित हो रहा है 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर पर घंटा 36 किलोमीटर पर घंटा। आप देखेंगे यू दिया हुआ है, आपका प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर घंटा। तो इसको बदल लेंगे 5/18 अर्थात यू बराबर 5 मीटर पर सेकेंड। आपका यू बराबर आ गया, भी बराबर भी दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर सेकेंड में है, आवर में है, इसको मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे। 5/18 काट देंगे, 5 दूना 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? टाइम आपका दिया हुआ है 5 सेकेंड। बात क्लियर है? आपको निकालने के लिए त्वरण कह रहा है, त्वरण निकालने के लिए कह रहा है, तो त्वरण का फॉर्मूला इसमें लागू करेंगे। v बराबर यू प्लस ए टी, गति का नियम, पहला नियम। v दिया हुआ है 10, u दिया हुआ है 5, प्लस a का मान निकालना है, t दिया हुआ है आपका 5। क्लियर है? बात समझ में आया? t दिया हुआ है आपका 5 सेकेंड। क्लियर? अब देखेंगे कि आपका निकालना है एक्सेलरेशन का मान, आपको निकालना है। क्लियर है? कहीं कोई गलती हुआ तो नहीं? u बराबर 18 दिया हुआ है, v बराबर 36 दिया हुआ है, 5/18 से काट दीजिए मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड 18 18 5 10, 5 दूना 10 10 5। इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए। क्लियर है? इसको हम इधर ले आएंगे तो 2 हो जाएगा। देख लीजिएगा 10 माइनस 5 बराबर a गुना 5। a बराबर हम कर सकते हैं 5/, इधर से कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, 5/5। a बराबर एक्सेलरेशन का मान 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। v बराबर u प्लस ए टी। चलिए आगे आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसी में आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब आंसर गलत है, ऑप्शन का आंसर गलत है। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको। डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बराबर यू का मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5, ए का मान भी 5 दिया हुआ है, अब प्लस हाफ ए का मान दिया हुआ है आपको कितना भाई आ गया है 1 गुना टी का स्क्वायर 5×5 = 25। बैठा लेंगे, कोई दिक्कत? बराबर 5×5 = 25 अब प्लस कितना हो जाएगा 12.5। हम जोड़ देंगे इसमें 12.5 को, 12.5 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 37.5। क्लियर है? आपका आंसर आ जाएगा, ये कहाँ से होगा? कोई नहीं होगा इसमें से। आगे आपका एक्सेलरेशन का मान आ गया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और आपका डिस्प्लेसमेंट इतना आ गया है, यानी a बराबर आप लिखिएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और s बराबर यानी डिस्प्लेसमेंट बराबर 37.5 मीटर आ गया आपका। क्लियर है? आपका आंसर ये दोनों हो जाएगा। चलिए आज की सेवा को देते विराम। ये हमारा था 25 क्वेश्चन का धारा प्रवाह, ये सेट का सॉल्यूशन। रेगुलर इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। नज़दीक एग्ज़ाम भी आ गया है, निश्चित भी हो गया है कि टाइम अब 17 अगस्त से ही एग्ज़ाम होगा, तो आप लोग अपने तैयारी को बनाए रखेंगे और अच्छा से उसको क्लियर करने का कोशिश कीजिएगा। बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद और हम आज की सेवा को देते हैं विराम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। इसी टैगलाइन के साथ हम अंत करते हैं। टाटा बाय बाय।